नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र सावरकर, फिजिशियन एंड इंटेंसिविस्ट, वेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नागपुर। हेलो वेदांता, ये हमारी फेसबुक लाइव सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने अभी फ़िलहाल में ऑब्ज़र्व किया होगा कि नागपुर में स्वाइन फ्लू के केसेस पिछले कुछ महीनों में बढ़े हैं। तो इसीलिए हमारा ये प्रयास है कि आपको आपके स्वाइन फ्लू की एक सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाए, ताकि आप खुद को और अपने परिवार वालों को इस बीमारी से प्रोटेक्ट कर पाएँ, और अगर इन्फेक्शन होता भी है तो अपने ट्रीटमेंट में सही डिसीजन ले पाएँ। तो पहले तो ये देखते हैं कि बीमारी होती कैसे है। तो ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो एक जूनोटिक डिजीज़ है। जैसे हमने पिछले फेसबुक लाइव में भी डिस्कस किया था, जूनोटिक डिजीज़ ये एक जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारी है। तो ये जो बीमारी है, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, इसमें जो स्वाइन है, स्वाइन का मतलब होता है पिग या फिर सूअर। तो ये सूअर से इंसानों में आई हुई बीमारी है। ये जो वायरस है एक इन्फ्लुएंजा वायरस ग्रुप को बिलोंग करता है, जिसके की 3 टाइप होते हैं, इन्फ्लुएंजा ए, बी और सी। उसमें से इन्फ्लुएंजा ए का H1N1 सब टाइप जो होता है, उससे स्वाइन फ्लू होता है। और ये जो बीमारी है, ये बीमारी एनिमल, जो इन्फेक्टेड एनिमल होता है, उसके क्लोज कांटेक्ट में आने से या फिर उसका आधा पका हुआ मांस खाने से हो सकती है। बट ये जानवरों से इंसान में इन्फेक्शन आने की जो इवेंट होता है, ये काफ़ी रेयर होता है। अभी जो भी सोसाइटी में स्वाइन फ्लू का इन्फेक्शन फैल रहा है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन से होता है। तो ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो है वो एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ही होता है। जैसे कि आपने कोविड के लिए सुना होगा कि खांसी से में जो अपने ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, उससे अगर कोई उनके कांटेक्ट में आता है, उनको इनहेल करता है, या फिर जो ड्रॉपलेट किसी सरफेस पे सेटल हो जाते हैं, उसी सरफेस को आप हाथ लगाते हैं और वहीं हाथ फिर मुंह को या नाक को लगाते हैं, तो उससे भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद ये जो बीमारी है, इसके लक्षण जो होते हैं ये कॉमन फ्लू जैसे होते हैं। जैसे कि जिसमें आता है बुखार, सर्दी, खांसी, गले का दर्द, बदन दर्द, हेडेक, और किसी किसी पेशेंट में डायरिया हो सकता है। और ये बीमारी 4 से 6 दिन तक चलती है। उसके बाद सिम्टम सबसाइड हो जाते हैं। बट ये हो गया इसका नॉर्मल कोर्स। कुछ पेशेंट में ऐसा होता है कि ये बीमारी कॉम्प्लिकेट होती है। ये यूजुअली जो हाई रिस्क ग्रुप होते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम एजेस वाले पर्सन, जैसे कि 65 ईयर्स के ज़्यादा बुज़ुर्ग और 12 साल से छोटे बच्चे, और जिनको कुछ पहले से कुछ बीमारी है, जैसे कि किडनी डिजीज़, लिवर डिजीज़, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या कैंसर, या फिर ऐसी कोई बीमारी जिससे कि उनकी इम्यूनिटी काफ़ी कंप्रोमाइज़ हुई है। और उसके साथ आते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़। ये हाई रिस्क ग्रुप में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसमें सबसे कॉमन होता है निमोनिया। तो जब निमोनिया होता है तब पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो सकती है। ऐसे पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है, और ऐसे पेशेंट में वेंटिलेटरी सपोर्ट भी लग सकता है। दूसरा जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है वो न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट होता है, जो कि जिसमें सिम्टम्स आते हैं कि जैसे होश कम होना, तेज़ सर दर्द होना, या फिर मिर्गी के झटके आना। और ये जो कॉम्प्लिकेशन है ये यूजुअली पीडियाट्रिक एज ग्रुप में पाया जाता है। अभी ये अगर बीमारी हमें होती है तो हम इसको कंफर्म कैसे करते हैं? तो इसका, जैसे कि हमने कोविड में देखा है कि गले से या फिर जो रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस होते हैं, उन पे RT-PCR टेस्ट होती है, जिससे कि ये बीमारी कंफर्म हो सकती है। बाकी भी कुछ सीरोलॉजिकल या वायरल कल्चर टेस्ट होते हैं, बट वो टेस्ट कॉमनली यूज़ नहीं होते। अगर अभी ये बीमारी हमें कंफर्म होती है तो हम इसका इलाज कैसे कर सकते हैं? तो जो कॉमन फ्लू सिम्टम्स होते हैं, जिनमें कॉम्प्लिकेटेड बीमारी नहीं होती, ऐसे पेशेंट में यूजुअली जो ट्रीटमेंट है वो सिम्टमेटिक होती है। जैसे कि बुखार के लिए पैरासीटामोल, प्रॉपर हाइड्रेशन, प्रॉपर डाइट,
ये सब से ही पेशेंट ठीक हो जाता है, जो कि जैसे मैंने पहले बताया 4 to 6 डेज़ तक चलती है। जिनमें कॉम्प्लिकेशन होते हैं उनमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत लगती है, एडवांस लाइफ सपोर्ट की भी ज़रूरत लग सकती है, और ऐसे पेशेंट में मॉर्टेलिटी की रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। ये बीमारी के लिए कुछ एंटीवायरल ड्रग्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि ओसेल्टामिविर और ज़ैनामाविर। और ये दवाइयों की खासियत ये है कि अगर हम इनको जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे, खास करके हाई रिस्क ग्रुप में, जो कि मैंने पहले ही एनलिस्ट किए थे, उनमें अगर हम अच्छे से ये करते हैं, जल्दी से जल्दी वो दवाई को शुरू करते हैं, तो हम कॉम्प्लिकेशन को रोक सकते हैं। तो ऐसे इसमें रिकमेंडेड ये है कि अगर आप हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं तो आप, और अगर आपको सिम्टम फ्लू लाइक सिम्टम आते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से जल्दी सलाह लें। अगर उन्हें लगता है तो आपकी स्वाइन फ्लू के रिगार्डिंग टेस्ट कराएंगे, और अगर ज़रूरत है तो आपको ये एंटीवायरल दवा शुरू करेंगे, ताकि आप में कॉम्प्लिकेशन ना हो। फिर अगर ये तो हो गया ट्रीटमेंट पार्ट। अभी अगर हमें इस बीमारी से बचना है, तो जैसे कि हमने जो प्रिवेंटिव मेजर्स देखे थे, जो हम कोविड में फॉलो करते थे, कि जैसे पेशेंट से एक दूरी बनाए रखना, मास्क का उपयोग करना, हैंड्स को फ्रिक्वेंटली सैनिटाइज करना, या सैनिटाइज़र से या फिर सोप वाटर से क्लीन करना, ये सब प्रिकॉशन हमें लेने चाहिए। और जिस पेशेंट को ये बीमारी हुई है उनमें उन्होंने एटलीस्ट या तो 7 दिन या फिर उनके सिम्टम सबसाइड होने तक, जो भी ड्यूरेशन लॉन्गर रहेगा, तब तक खुद को आइसोलेट रखना चाहिए। तो ऐसे से हम ये बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं। और दूसरा, ये बीमारी का प्रिवेंशन का एक जो ज़रिया होता है वो होता है वैक्सीनेशन। तो ये बीमारी में जो वैक्सीन अवेलेबल है इंडिया में, वो एक टेट्रावैलेंट वैक्सीन है, जिसमें कि इन्फ्लुएंज़ा ए और इन्फ्लुएंज़ा बी के कुछ स्ट्रेन्स होते हैं, जिससे कि अपने को स्वाइन फ्लू के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिल सकता है। तो ये जो वैक्सीन होती है, ये यूजुअली जो हेल्थ केयर वर्कर है, या फिर जिनका स्वाइन फ्लू के पेशेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट आने वाला है, या फिर जो लैब में काम करने वाले लोग हैं जिनका इन्फेक्टेड सैंपल से कांटेक्ट आता है, या फिर जो हाई रिस्क ग्रुप्स है, जैसे पहले मैंने बताया कि हार्ट डिजीज़, लंग डिजीज़, फिर किडनी डिजीज़, डायबिटीज़, अस्थमा, ये सब जो बीमारियां होती हैं, इनके साथ जो लोग जी रहे हैं, और अगर वो ऐसे पेशेंट के किसी जो सस्पेक्टेड केसेस है या कंफर्म केस है, ऐसे कांटेक्ट में आते हैं, या फिर उनके एरिया में स्वाइन फ्लू के केसेस पाए जाते हैं, तो ऐसे टाइम पे उन्होंने खुद को वैक्सीनेट कराना चाहिए। वैसे ही प्रेग्नेंट लेडीज़ ने कोई भी ट्राइमेस्टर हो, या मतलब कोई भी उनका महीना चल रहा हो, अगर ऐसे आपके एरिया में केसेस पाए जाते हैं या फिर आप कांटेक्ट में आते हैं, तो फ्लू वैक्सीन आपने लेनी चाहिए। वैसे ही जो 65 ईयर्स से ज़्यादा है, या फिर 6 महीने से लेके 8 साल तक के जो बच्चे हैं, वो भी ये वैक्सीन ले सकते हैं। और आशा करता हूँ कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको खुद को या अपने परिवारजनों को ये बीमारी से प्रिवेंट करने में मदद करेगी, और ये बीमारी अगर आपको होती है तो आप अपने ट्रीटमेंट में सही डिसीजन ले पाएंगे। सर, इस विषय पर 1-2 क्वेश्चन है। ये कोविड वायरस जैसा है? ये एक्चुअली एक वायरल बीमारी है, बट जो कोविड से ये थोड़ा अलग है। मतलब जैसे हमने देखा है कि कोविड में जो कॉम्प्लिकेट होते हैं उनमें लंग फाइब्रोसिस होता है, मतलब परमानेंट डैमेज होता है लंग में। वो जो फाइब्रोसिस वाला पार्ट है, ये स्वाइन फ्लू में नहीं पाया जाता। और उसी तरह हमने एक चीज़ और देखी थी इस कोविड में कि बॉडी में क्लॉट बनने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, बट वो वैसी टेंडेंसी स्वाइन फ्लू में नहीं पाई गई है। अदरवाइज़ जो सिम्टम्स है और जो सपोर्टिव केयर जो है, जो हम नॉन कॉम्प्लिकेटेड कोविड में जो सपोर्टिव केयर देते थे, वैसे ही स्वाइन फ्लू में भी दी जाती है।
फ़र्क सिर्फ थोड़ा पैथोफिजियोलॉजिकल होता है, बट जो ये है मतलब पेशेंट का प्राइमरी केयर है और जो हॉस्पिटलाइजेशन की नीड वगैरह है उसका जो क्राइटेरिया है वो स्वाइन फ्लू और कोविड के लिए सेम है। थैंक यू।